बात की कि कुछ इस तरह के स्कूल होते हैं लैंग्वेज में जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्लो लर्नर होते हैं, स्पेशल स्कूल्स के अंदर में फिर जरूरत होगी स्पीच थेरेपिस्ट की, ऐसे ही है, ठीक है। ओके, हमने कितनी जगह एक्सप्लोर करी स्पीच थेरेपिस्ट के लिए? 3। एक हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर था, दूसरा हाँ हॉस्पिटल था, तीसरा स्पेशल स्कूल के अंदर स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत है क्या? स्पेशल स्कूल्स के अंदर इस तरह के बच्चे मौजूद, आम स्कूलों के अंदर इस तरह के बच्चे मौजूद नहीं हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अपने मसाइल को सफ़र किया, हकलाते रहे, बात पूरी नहीं कर सके, लैंग्वेज के मसाइल थे, टीचर से डंडे खाते रहे, डिसलेक्सिया के मसाइल थे या स्लो लर्नर थे। क्या सिर्फ और सिर्फ स्पेशल जिसको पहले ही पता चल गया है कि लगा कि आपको अगर मसल में किसी किस्म की कमजोरी महसूस हो रही है, आपको एक्सरसाइजेस के ज़रिए ठीक किया जाना चाहिए। मेडिसिन की जगह ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज़ करने के नतीजे में आपको और बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। तो ये फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी फील्ड है, हेल्दी पैरामीटर्स के अंदर रहते रहते ये आपके मसाइल को हल करते हैं, ठीक है। हाँ जी, नहीं ये तो 2 हुए हैं, आगे चलेंगे थोड़ा सा क्योंकि आपने विजिट किए ना। नहीं आप और करें। और कहाँ गई थी आपने वहाँ कुछ नफ्सियाती मसाइल से मुतालिक और कुछ क्यों दे दो, ये भी देती कुछ क्यों दे दो, आप चलिए गए आ जाए, ये होती हम तो डूबे हैं इन 2 डिपार्टमेंट्स के अलावा आपने वहाँ पे और क्या देखा? फिजियोथेरेपी देखी आपने, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स देखा और नहीं ऐसा कुछ नहीं था। हाँ जी, किसने देखा? क्या देखा? इन्होंने देखा होगा। इनको चलने दे थोड़ा सा, ब्रेनस्टॉर्मिंग बड़ी जरूरी है। हाँ जी, ये नहीं कि घर जाऊँगी तो दाल चढ़ा दी होगी, कपड़े धोए होंगे, इन सारी सोचों से बाहर निकले जरा। हाँ जी, 2 डिपार्टमेंट्स के अलावा और क्या था? स्पीच थेरेपिस्ट भी थे उधर, ठीक है। तो कहाँ पे एक जगह हमें पता चल गई जहाँ पे आपको स्पीच थेरेपिस्ट मिलेगा, क्या था? रिहैबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। और कहाँ और क्या देखा था वहाँ? साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद थे वहाँ पे, ठीक है। नफ्सियाती अमराज या आप कह सकते हैं काउंसलिंग अगर आपको चाहिए, डिप्रेशन वगैरह इस तरह के मामला को डील करने वाले लोग भी मौजूद थे। और जी फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, आगे चलिए। कुछ और भी था। ऑक्यूपेशनल का बड़ा अच्छा इन्होंने बताया। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में कोई कॉन्सेप्ट है आपको? कभी आपने कुछ ऐसे अफराद देखे हों, छोटे बच्चे भी, कि अपनी शर्ट का बटन भी बंद ना कर सके हों, लेकिन अगर आप उनको कहेंगे मेज उठा लो तो उठा लेते हैं। हाँ, पेंसिल ना पकड़ सकते हों लेकिन गाड़ी चला सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं। हाथ कांप रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, बच्चों के मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, खुद हेल्दी बंदा है लेकिन आपको उसके हाथ के ऊपर क्या फर्ज आयद हो गया? आपको इसको दूसरे तक पहुंचाना है। ऐसे ही हुआ, ना सिर्फ दीन के बारे में फर्ज हम पे आयद हो गए, बल्कि क्या हुआ कि एक अच्छे इंसान होने के नाते भी हम पे ये फर्ज आयद हो गया कि हमने जो अच्छी बात सुनी, जो हमें अच्छी मालूमात मिली, हमने उसको आगे लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की फलाह के लिए उसको आगे पहुँचाना, ठीक है। तो मैं ये नहीं समझती कि ये एक फर्द तक मैसेज जा रहा है, नहीं, ये एक खानदान तक मैसेज जा रहा है, ये एक इलाके तक मैसेज जा रहा है, फिर उससे आगे प्रमोट होगा। तो ये एक नेवर ब्रेकिंग चेन बन रही है, ठीक है। ये एक इंटीरियर सिंध की तरफ, बलोचिस्तान की तरफ, KPK की तरफ, तो वहाँ हालात और ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इस सारे प्रोसेस के दौरान औरत को हॉस्पिटल जाने की इजाज़त नहीं है। उसके लिए अगर जाना भी चाहती है तो इस तरह की सहूलियात हैं ही नहीं। LHB के ज़रिए या इस तरह की सिचुएशंस में जो है उनके बच्चे इस दुनिया में आ रहे हैं और चल का सिलसिला चलता जा रहा है। अगर एक बच्चे को माजूरी या इम्पेयरमेंट है तो कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है कि उनको बताया जाए कि आप किस तरीके से इन सारे मसाइल से बच सकते हैं। टेस्ट की कमी है हमारे जो गायनोकोलॉजी का डिपार्टमेंट है वहाँ पे कि पैदाइश से पहले ही दूसरे ममालिक इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पैदाइश से पहले ही पता चल जाता है। एक और केस में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना भूल गई, वो डाउन सिंड्रोम की एक बीमारी है। ऐसे बच्चे आपको देखोगे मैक्रोसेफेली, जिनको हम एक वर्ड वो भी यूज़ करते हैं, छोटे सर वाले बच्चे होते हैं, शदोले आप उनको कहते हैं,
डाउन सिंड्रोम आपके पास बच्चे हैं, छोटी छोटी आंखें होती हैं, ग्रोथ होती है, लेकिन डाउन बहुत जल्दी वर्बल डाउन भी हो जाते हैं। मतलब डाउन सिंड्रोम की बीमारी के साथ वो एक हद तक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन्हें कोई स्किल नहीं मिला, किसी किस्म की थेरेपी या बिहेवियर मैनेजमेंट नहीं मिली, तो क्या हो गया, वो बच्चे और ही ज़्यादा नकारा ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, जिसके वो बिल्कुल भी हकदार होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम की बीमारी को भी हमने बाकी सारे केसेस और प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, इसके साथ साथ डाउन सिंड्रोम की बीमारी को भी। वॉइस के इशूज़ के साथ भी मैं एक और चीज़ एड्रेस करना चाह रही हूँ, वो ये है कि जिनकी वजह से जो स्पीच इम्पेयरमेंट बनती है या जो वो लोग सफ़र करते हैं, तो मैंने जो 2-3 चीज़ें इससे सीखी हैं। बेसिक था अवेयरनेस, खुद सीखना और दूसरों को सिखाना। अवेयरनेस बायलैटरली, कि खुद भी अवेयरनेस लें। आज का सेशन ये था कि जिसमें हमने अवेयरनेस ली है कि स्पीच इम्पेयरमेंट होती क्या है, और फिर अब ये अवेयरनेस हमने दूसरे लोगों को देनी है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नेटवर्किंग। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनके दरमियान एक नेटवर्किंग होनी चाहिए। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, गैप क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि ये फैसिलिटीज़ कहाँ पे अवेलेबल हैं। इन्होंने बड़ा ब्रीफली शेयर करने की कोशिश किया कि ये फैसिलिटीज़ कहाँ अवेलेबल हैं और कहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। तो अब हमारे लिए ये सहूलत भी हो गई है कि एक तो हम अर्लीली डायग्नोज करने की सिचुएशन में आ गए। हम ये देख सकते हैं कि ये कंडीशन जो है ये है, और फिर हमें ये भी पता है कि ये फैसिलिटी कहाँ पर है और उसको हम वहाँ पे रेफ़र भी कर सकते हैं। और तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अब हम कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें ट्रीटेबल है, इसका इलाज हो सकता है। हम शुरू में बिल्कुल ही सही कह रहे हैं, मैं बीइंग ए डॉक्टर अब मैं भी ये करता हूँ कि जब कोई ऐसा पेशेंट आ जाए तो उसको मल्टीविटामिन देके कहता हूँ ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। आप इन बच्चों को दूसरे बच्चों में मिक्स किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का चांस दिया करें। जब ये बोलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में आंखें बंद कर लेने वाली बात है, ये कह देना कि ठीक हो जाएंगे। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि ये सारी चीज़ें कहने के बाद आप प्रॉपरली रेफ़र करें एक कंसल्टेंट के पास, कि उनके पास लेके जाएँ, उनकी एक प्रॉपर थेरेपी होगी, उसके बाद ये ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये एक प्रॉपर मैसेज है जो हमने कन्वे करना है। खाली ये कह देना कि ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, ये कोई इतना ऑथेंटिक नहीं है। तो मेरे ख्याल में चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमारा रूहानियत पे एतकाद बहुत मजबूत है और मैं उसको बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करना चाहती, लेकिन उसके फ़यूज़ और उसकी बरक़ात अपनी जगह, लेकिन स्पीच थेरेपी किसी दम का अल्टरनेट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जो इस तरह ने एक बात और शेयर की, ये हम भी यही फॉलो करते हैं। हम लोकल एथिक्स को कभी भी चैलेंज नहीं करते, चाहे वो किसी तरह के भी हों। अगर कोई दुआ करवाता है तो हम कहते हैं ज़रूर दुआ करवाएं, लेकिन साथ साथ ये भी कर लें, चूँकि जिसने दुआएं दी हैं उसने भी ये हुक्म दिया हुआ है कि इलाज करवाना चाहिए, ये सुन्नत है, तो इलाज ज़रूर करवाना चाहिए। और जिसको आपने रेफ़र करना है उसको प्रॉपर ऑथेंटिक बंदे के पास भिजवाना है। तो मेरे ख्याल में आज का जो ये सेशन है, इसका सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हमने स्पीच जो बैरियर्स हैं उनके बारे में सीखना है और दूसरे लोगों को सिखाना है और दूसरे लोगों को प्रॉपर्ली रेफ़र करना है। आप में से अगर किसी का कोई सवाल हो तो अभी भी मैडम बैठी हैं, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं है, आप उसको चाह रहे हो तो उसकी रेपिटेशन हो जाए तो पूछ सकते हैं आप। आज यहाँ पे आप हमें बहुत अच्छे अंदाज में फैसिलिटेट किया, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ ज्वाइन किया है ग्लोबल उर्दू टीवी हॉलैंड के ब्यूरो चीफ रुजहान जनाब तारक नजमी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमें इस प्रोग्राम को हाईलाइट करने में मदद की, प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। हमारे एरिए में बहुत खूबसूरत और अच्छे अंदाज में काम कर रही हैं मिस अनम, डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े अच्छे अंदाज में, बहुत दिललगी के साथ और बहुत हमदर्दी के साथ लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।